नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी में स्वागत करता हूं आज के अच्छे विचारों के साथ। और आज का अच्छा विचार ये है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। यानी हमें अपनी जो भाषा है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमेशा एक अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द होते हैं वह तीर से भी खतरनाक होते हैं और निकले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। तो इन्हीं के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने देश के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे इसके साथ। तो इस वर्ष जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये 75वां गणतंत्र दिवस था हमारे संविधान लागू होने का। और हमेशा की तरह एक मुख्य अतिथि होते हैं और इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन थे। और इसके पहले की बात करी जाए 2014 से लेकर के 2024 तक ये सरकार के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगातार अलग अलग देशों के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। शुरुआत जापानीज जो शिंजो आबे हैं उनके साथ हुई थी और उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तो 26 जनवरी 2024 को देश ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया हमारे द्वारा। 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता, आप सभी को पता है। लेकिन इमैनुएल मैक्रोन का नाम याद रखना है। ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और अपने 95 सदस्यों के साथ ये यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आए थे, उन्होंने परेड में भाग लिया था। और इनके साथ 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता आया था जो 33 सदस्यीय बैंड है। और साथ ही इस वर्ष के हमेशा की तरह गणतंत्र दिवस हमारा कुछ न कुछ एक विशेष होता है। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो विकसित भारत पर आधारित थी और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी हमारा जो लोकतंत्र है दुनिया में जिसे लोकतंत्र कहते हैं, वो उसका जो जन्म हुआ है भारत में हुआ है, इसकी एक थीम के साथ शुरुआत हुई थी। और ऐसा पहली बार है कि परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों के द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने के साथ शुरू हुई थी। और साथ ही में झांकियां हमेशा की तरह हमारे यहाँ जो कर्तव्य पथ होता है वहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। और साथ ही में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि जीवन रक्षा पदक, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। यह श्रृंखला पुरस्कार 2023 के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इस वर्ष जो ये रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार दिए गए 31 लोगों को दिए गए हैं। ये पुरस्कार हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। ये 3 सर्वोत्तम लोगों को जीवन रक्षक पदक दिए गए। वहीं उत्तम जीवन जो रक्षा पदक है वो 7 लोगों को दिए गए। 21 जीवन रक्षा पदक 31 लोगों को दिए गए। कुल मिलाकर के जो हो जाते हैं इस प्रकार से 31 जो पदक हो जाते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार जो मिलते हैं किसी की जान बचाने या मानवीय जो प्राकृतिक क्षेत्र, उसमें प्रकृति के क्षेत्र में कोई सराहनीय कार्य करता है उनको ये दिए जाते हैं। ठीक है, ये जीवन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनको ये दिए जाते हैं। मरणोपरांत भी ये दिए जाते हैं। पुरस्कार ऐसा होता है, इसका जो अलंकरण समारोह होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों को अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्रालय या संगठन होता है ये फिर वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और जो पुरस्कार प्राप्तकर्ता होता है जिस राज्य से संबंधित होता है उस राज्य की सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत मेडल मिलते हैं, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, इसको ध्यान में रखना है। और एक मुफ्त राशि दी जाती है। इस वर्ष के जो सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक हैं ये मास्टर एंथोनी वानमिया को दिया गया है मिजोरम से। दूसरी सुश्री मेलोडी लाल रेमरुति को दिया गया है मिजोरम से। वहीं पे सूरज आर है मरणोपरांत, इनको दिया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को। ठीक है, बाकी के और भी पुरस्कार हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हमें ये 3 प्रमुख याद रखने, किस विभाग के द्वारा दिए जाते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया है। या बात हो रही है T20 क्रिकेट ऑफ ईयर 2023 के आईसीसी के। तो यहाँ पे ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, एक अच्छे क्रिकेटर हैं। इस वर्ष उनको अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट के क्षेत्र में T20 के क्षेत्र में एकमात्र भारतीय जिनको ये दिया गया है पुरस्कार। इसके अलावा आप बात करें आईसीसी के जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं इनमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्तित्वों को दिया जाता है। तो महिला क्रिकेटर ऑफ द जो ईयर दिया गया है ये रशेल हेहो को दिया गया, फ्लिंट को दिया है। ये नेट साइवर है, इनको दिया गया। ट्रॉफी का नाम है रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, नेट साइवर ब्रंट को दिया गया है। वहीं इंग्लैंड के जो ये हरफनुमा खिलाड़ी हैं और इनको साइमन ब्रंट, ये लगातार दूसरी बार इन्होंने पुरस्कार जीता है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया है चमारिया थपातू को दिया गया है, श्रीलंका से हैं।
और इनको भी इनका अच्छा बैटिंग करती हैं, इसके लिए इनको दिया गया है मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बात करें तो बासडी लीडे को दिया गया है। और इसके अलावा आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर की बात करें तो किंटोर एबेल को दिया गया है। T20 का क्रिकेटर ऑफ द जो ईयर पुरस्कार मिला है ये सूर्य कुमार यादव को मिला है, और ये लगातार दूसरी वर्ष है जिन T20 के फॉर्मेट में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पे महिला क्रिकेटर जो दिया गया मैथ्यूज को दिया गया है, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं, उनको यह दिया गया है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र को दिया गया। इनका नाम याद रखना, जो क्रिकेट से जुड़े हुए नहीं है कई बार इनको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे रविंद्र जडेजा भी एक खिलाड़ी हैं। तो रचिन रविंद्र जो है न्यूजीलैंड के, वर्ल्ड कप क्रिकेट जो आयोजित हुआ तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और कर्नाटका में बेंगलुरु में अपने परिवार से भी मिलने गए थे। और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, और श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मधुस्का, और भारत के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी इन्होंने, ये लोग लाइन में थे, इनको पीछे छोड़ दिया है। आईसीसी महिला उभरती क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिचफील्ड को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। 2023 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दीप्ति शर्मा को, लेकिन अकेले दीप्ति शर्मा नहीं है, इनके साथ भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल हैं। ठीक है, ये खबरों में लगातार बने हुए थे। इन दोनों को दिया गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार। ये पुरस्कार आईसीसी के द्वारा नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। और जो पॉली उमरीगर हैं ये भी क्रिकेट से ही संबंधित थे, और पहली बार जो ये पुरस्कार मिला था ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2007 में। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा जो भारतीय क्रिकेटर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये दिया जाता है, और इसका पहले जो नाम था रतनजी पॉली उमरीगर के नाम पर रखा गया था। अब पॉली उमरीगर ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। पांचवा प्रश्न है कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ। अब हम आपको जब भी ऐसा कोई पर्व होगा तो उसको हम सम्मिलित करेंगे, क्योंकि भारतीय कला एवं संस्कृति हमारे सिलेबस में है, प्री और मेंस दोनों में, और प्रश्न आने वाले। तो थाई पूसम की बात हो रही है, ये एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो थाई पूसम है ये भारतवर्ष के जो तमिल बोलने वाले होते हैं तमिलनाडु में, वहां पे मनाया जाता है। केवल तमिलनाडु में ही नहीं मनाया जाता, तमिलनाडु के बाहर जहां पर तमिल भाषा इस्तेमाल की जाती है, या दक्षिण से जुड़े हुए जो तमिल से जुड़े हुए लोग होते हैं, राज्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोग जहाँ होते हैं वहां पर इसको मनाते हैं। मुख्यतः ये जो बात होगी यहाँ पे, तो ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो थाई पूसम उत्सव है ये भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। मुरुगन कौन थे? ये भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे। आप एक तरह से इनको जो क्या कहते हैं, कार्तिकेय कह सकते हैं, कार्तिकेय थे। और अच्छाई पर जिस प्रकार से दशहरा मनाया जाता है कि अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है, उस समय उन्होंने एक राक्षस का वध किया था, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष ये जो पर्व है ये पूर्णिमा पर मनाया जाता है, और यदि अंग्रेजी कैलेंडर की बात करो तो जनवरी फरवरी महीने के आसपास ये पड़ता है। थाई पूसम शब्द एक तारे के नाम का मेल है, एक महीने के नाम का है, एक तारे के नाम का मेल है। थाई और पूसम अलग अलग। ठीक है, अब ये त्योहार केरल में भी मनाया जाता है, लेकिन वहां पर इसको थाई पूयम कहते हैं, सा हट जाता है वहां से, या जुड़ जाता है। और भगवान मुरुगन के जन्मदिन का ये एक प्रतीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका इस दिन यहाँ पर जन्म हुआ था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का पहला प्रश्न ये रहा, किस संस्थान के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, वो स्थापित किया जा रहा है आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। ठीक है, ये ग्लोबल स्किल पार्क है, इनका जो नाम रखा गया है वो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी नवीन तकनीक होती है वहां पर सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा, फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उनको जो अदर कंपनीज होगी वहां पे कैंपस प्रोवाइड किया जाएगा, उनका उसमें सिलेक्शन कराया जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली के साथ यहाँ पर बातचीत हुई है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जो कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग होती है, वो इसमें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो आईआईटी दिल्ली इसके लिए सहयोग करेगा। शुरुआत करते हैं पद्म पुरस्कारों की। मध्य प्रदेश के 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये पुरस्कार, ये सम्मानित किया गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों में श्री कालूराम बामनिया है,
इनको सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? इनको जो सम्मानित किया गया है वो कला क्षेत्र में किया गया। कला में संगीत भी आता है। ये मुख्यतः गायक हैं। ये जो कबीरा गायन होता है वो गाते हैं। कबीरा गायन आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। निर्गुण पंथी जो होते हैं, यानी निर्गुण उपासक होते हैं, वो लोग ज्यादातर गाते हैं। निर्गुणी गायक भी इसको कहा जाता है। और आपने अभी कुछ दिन पहले जो हमारा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था कुमार गंधर्व का, उन्होंने भी कबीरा गाया था। ठीक है, कबीरा जो आप कबीर के दोहे आपने सुने होंगे। अभी एक मूवी आई थी 1920, वो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स पे, उस पे हर्षद मेहता पे एक मूवी आई थी। ठीक है, तो उसमें एक गाना काफी चला था। वो गाना भी कबीरा गायन पे ही आधारित था। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं? देवास के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो भजन सीखा था ये कालूराम बामनिया है। इनके पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। और कबीरा को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और मालवा क्षेत्र में ये गोरखनाथ, बन्नानाथ, मीरा, तो गोरखनाथ के जो आपने देखा होगा, तो जो वो गाते हैं वो भी भृतहरि वगैरह भी जो गाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में आते हैं। ज़्यादा डिटेल एकदम से याद नहीं आती है। वो सब इसी पंथ के गायक होते हैं। और ये लोग कर्मवाद पे बहुत गाना गाते हैं। ये जो हमारी मान्यताएं होती हैं उन पे एक तरह से आप ये कहिए प्रहार करते हैं। ठीक है, जो हम लोग अंधविश्वास होता है या एक तरह तार्किक होते हैं, काफी तार्किक होते हैं। तो जैसे कबीर भी थे, कबीर तार्किक थे कि भाई कौवे को खिलाने से क्या फायदा जब आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी है। उनका कहने का मतलब ये था कि एक तरह से पूरा तर्क था उनका, कर्मवाद पे विशेष फोकस रहता है। तो इन्होंने 9 साल से मंजीरा और सीखना शुरू कर दिया था। ये ज्यादातर ये लोग टिमरी भी बोलते हैं इसको, ये मंजीरा लिए रहते हैं, उसी के माध्यम से गाते हैं। भ्रमरशील होते हैं। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में हमें नहीं जाना, कला क्षेत्र पे याद रखना, कबीरा गायन पे याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, बात करें 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न ये था कि दिव्यांग प्रतिभा है मध्य प्रदेश की और ये पुरस्कार तो इन्हें मिलना ही चाहिए था। सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? हमेशा ये ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब खबरों में ना रहे हो, खेल के क्षेत्र में दिया गया है सत्येंद्र सिंह लोहिया। अभी इनकी प्रधानमंत्री के साथ कुछ समय पहले मुलाकात भी हुई थी और 2023 तक भी ये खबरों में लगातार बने रहे हैं। इनको दिया गया है, ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं और तैराक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। और इसके पहले इनको विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 8 राष्ट्रीय पैरालंपिक तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। 26 पदक इनने हासिल किए हैं। रहने वाले कहाँ के? मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, 36 किलोमीटर को उन्होंने 12 घंटे 26 मिनट में पार किया था। इसके अलावा 2019 में अमेरिका के कैटलीना चैनल को भी इन्होंने पार किया था, 11 घंटे 46 मिनट में पार किया था। बात करी जाए वर्तमान में तो इंदौर विभाग का जो वाणिज्यिक कर विभाग है वहां पर ये पदस्थ है। इसके अलावा बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न जो प्रश्न है हमारा, श्री ओम प्रकाश शर्मा है, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है, सॉरी गलत लग गया आंसर, इनको दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है ओम प्रकाश शर्मा को। कला के क्षेत्र में इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? याद रखना है, हम सभी को पता है माच। माच क्या है? मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है। ठीक है, इनको दिया गया माच को इन्होंने पुनर्जीवित किया है, उसके लिए दिया गया। माच आपको मालवा के क्षेत्र में ज्यादातर मिलेगा। गायन शैली पे एक रंगमंच होता है, इन्होंने इस क्षेत्र पे बहुत कार्य किया है। और ये जो है इनके जो गुरु रहे हैं वो कालू पहलवान वो रहे इनके गुरु, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है माच को। और 85 वर्षीय हैं, केंद्र सरकार ने इनको पद्मश्री के लिए चुना है। और इनके जो गुरु रहे उस्ताद कालूराम शर्मा रहे हैं, फिर बाद में शालिग्राम शर्मा के बेटे रहे वो रहे हैं। तो इन्होंने 70 साल मालवा की ये जो 200 साल पुरानी परंपरा है इसको संवारने में बहुत समय दिया। एक तरह से विलुप्त हो रही थी, इसको नए तरीके से इसको ढाला है। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार हो, शिखर सम्मान हो, तुलसी सम्मान हो, बहुत सारे पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। और ये काफी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और इसके पहले इन्होंने एनएसडी में भी कार्य किया हुआ है। माच शैली की बात करो तो देखिए, ऐसा माच जो यदि हिंदी में बोलो मंच है ना, एक मंच होता है, मंच जिसको हम लोग स्टेज बोलते हैं, वहां पर कार्य किया जाता है, वहां पर ये मंचन होता है। इसका मंचन मतलब इसका कार्यक्रम आयोजित होता है। और ज्यादातर ये जो होता है ये कलाकार होते हैं, उसको एक गायन शैली में उसको गाते हैं। कभी कभी एक जो हमारे करंट इवेंट्स होते हैं, जो पौराणिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उन पर भी आधारित होते हैं। कलाकारों का समूह होता है, ये संगीत साथ साथ में चलता है, उसका नाटक मंचन करते हैं। ठीक है, तो गाना और नृत्य साथ साथ में चलता है। विशेषकर ये जो होली का पर्व होता है उसके आसपास में किया जाता है। पहले जो अखाड़ों में जो कालूराम है वो अखाड़े से ही जुड़े हुए थे,
तो अखाड़े वगैरह में किया जाता था, मनोरंजन के लिए होता था। धीरे धीरे इसको लोकप्रियता दी गई, अलग अलग मंचों में इसको प्रदर्शन किया गया और धीरे धीरे इसमें विशेष बात यह है कि जो इसमें महिलाएं होती हैं वो एक्चुअली में पुरुष ही होते हैं, वो उस पात्र की भूमिका निभाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आखिरी प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का 10वां प्रश्न पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ, श्री भगवती लाल राजपुरोहित। पीएससी में इसका प्रश्न पूछ लेगा, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों पूछेगा। कि ये किस क्षेत्र से सम्मानित है, तो ये जो सम्मानित है साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र से है। कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये उज्जैन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ के हैं, उज्जैन के हैं। लेकिन इसके कारण नहीं बोल रहा हूँ कि परीक्षा से आएगा, कारण दूसरा है। कारण ये है कि इन्होंने मालवी संस्कृति में जो साहित्य होता है उसके लिए बहुत बड़ी सेवा करी है। उन्होंने इस संस्कृति को सजाने में, संवारने में। इन्हें ये पुरस्कार केवल नहीं मिला, इसके पहले इन्हें भोज पुरस्कार, मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा का डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान मिल चुका है। यहाँ पर आपको ये पुरस्कार ध्यान रखना है कि यदि डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये 2 बार मिला है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मेन बात यह है कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, इन्होंने जो मालवी संस्कृत पे ग्रंथ लिखे हैं, तो इन्होंने विक्रमादित्य पे एक ग्रंथ लिखा था जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं उनके कहने पर, उनकी प्रेरणा से लिखा था। और उसको फिर बाद में नाटक के रूप में कई मंचों पे, बड़े मंचों पर उस पर क्या कहते हैं, नाटक आयोजित किया गया, मंचन किया गया उसको, और वो बहुत सराहा गया। उसी कार्य के लिए इनको इस पुरस्कार के लिए चुना भी गया है। तो प्रेरणा और उसके पीछे एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसको आगे प्रमोट भी डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। और इनको ये पुरस्कार भी उज्जैन के इसलिए मिला है। तो ये ध्यान में रखना है, लाल राजपुरोहित रहने वाले उज्जैन के हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। और इन्होंने 100 से अधिक मालवी संस्कृति पर विशेषकर इनका फोकस रहा है। तो मालवी संस्कृति पर साहित्य के क्षेत्र में 100 से अधिक पुस्तकें, 50 से अधिक नाटकों की इन्होंने रचना करी हुई है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, पिछला प्रश्न जो था टाइगर से जुड़ा हुआ था, उसका उत्तर आप सभी ने किसी ने नहीं दिया है। ये गलत बात है, आंसर हमें करना है। करंट अफेयर पसंद आता है तो उसको शेयर भी करना है। आज का प्रश्न, वीरांगना झलकरी बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, सहायिका थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर, झांसी, बनारस या जबलपुर में। राइट आंसर नीचे की तरफ कमेंट करके बताना है। साथ में 3 बातें इनके बारे में आपको जरूर बतानी है। जिनका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरु जिनको हर्ट देगा। और आप सभी को मध्य प्रदेश के कंटेंट पे फोकस बहुत करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्री में 40 से 45 नहीं, आपको 50+ प्रश्न मिलने वाले हैं आगे चल करके। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। PDF टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेंगे। करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें। हमारी और आपकी मुलाकात सोमवार को अगले करंट अफेयर्स में होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।